स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि होगा बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र से। दोस्तों ये जो 30 क्वेश्चन देखेंगे वो आपके हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, और आप भी आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपने कितना सही किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली खाली स्थान की ओर संकेत करती है। ऑप्शन देखते चलिए। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पर, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, तीसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया पर, या चौथा है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री पर। बताइए दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या है कैरिकुलम, उस शब्दावली जो है वो किसकी ओर संकेत करती है? जरूर कमेंट कीजिएगा आंसर, पहला का दूसरा ऐसे आप लिखते चलिएगा कमेंट में। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। देखिए कैरिकुलम में जो है सह पाठ्य जो क्रियाएं होती है, जैसे खेल विधि है और कितने भी प्रयोग हैं, वो सभी जो है कैरिकुलम के अंतर्गत समाहित होते हैं। मतलब बालक का जो है सर्वांगीण विकास कहा जाए तो इसके अंतर्गत आ जाता है। पाठ्यचर्या जो कैरिकुलम होता है दोस्तों, अगर इसे संक्षिप्त रूप में देखें तो सिलेबस होगा किसी विषय का। अगर हम विद्यालय की नज़र में देखें, कैरिकुलम जो है पूरा विद्यालय का पाठ्यचर्या होता है, मतलब विद्यालय का सिलेबस होता है कैरिकुलम, और किसी विषय का जो सिलेबस होता है उसे हम केवल सिलेबस के नाम से ही जानते हैं दोस्तों। तो अगर विद्यालय की हम दृष्टि से देखें तो संपूर्ण विद्यालय के जो कार्यक्रम है वो पाठ्यचर्या में निहित होते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। आंसर जरूर बताइएगा। जो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति है वो किस में आधारित होती है, किस रूप में आधारित होती है? देखिए दोस्तों अभी थोड़ा सा हम आसान प्रश्नों को इसमें वीडियो में शामिल किए हैं, इसके बाद जो है प्रश्नों का लेवल जो है बढ़ता जाएगा, थोड़ा लेवल अच्छा होते जाएगा, जिसमें हम मनोवैज्ञानिक से संबंधित प्रश्न करेंगे आगे। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर जो है खेल पद्धति आधारित होता है दोस्तों। मतलब मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर मतलब कहने के तात्पर्य है कि किस प्रकार से जो है डेवलपमेंट एवं जो विकास है वृद्धि है उसके आधार पर जो है खेल पद्धति निर्धारित किया जाता है, तो उसी के सिद्धांतों पर यह आधारित होता है। तो दूसरा का तीसरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। देखिए तीसरा प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव का नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिव्यक्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम। बताइए दोस्तों, एक जो बच्चा है अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित होता है? तो देखिए दोस्तों अगर वो अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति में अपनी अनुक्रिया व्यक्त कर रहा है या अनुक्रिया करता है तो प्रभाव के नियम के अंतर्गत आता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार या व्यवहार संबंधी विकार? तो देखिए दोस्तों हमें पता है डिसलेक्सिया जो है वो संबंधित है पठन विकार से। ऑप्शन जो थर्ड है वो सही हो जाएगा। देखिए पांचवा प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। सही उत्तर क्या रहेगा? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जानी चाहिए दोस्तों? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों छठवां प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना,
विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ये चौथा है प्रतिपुष्टि या फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो देखिए, अगर हमें आकलन को उपयोगी और रोचक बनाना है दोस्तों, तो हमें सबसे महत्वपूर्ण जो है इसकी जानकारी होनी चाहिए, शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थी के सीखने के बारे में। तो इसके प्रति हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दोस्तों। सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा। आपके अनुसार क्या रहेगा सही उत्तर? प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरों के साथ जो है झगड़ना। अगर आप प्रतिभाशाली है दोस्तों, तो आपका जो विचार है सृजनात्मक होगा, अभिव्यक्ति में आपकी नवीनता होगी, नए नए आपका विचार होगा, सोच होगा, आप में जानने की इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी। लेकिन आप दूसरों के साथ झगड़ना, ये जो है प्रतिभाशाली जो है लोगों की या प्रतिभाशाली जो है व्यक्तियों की जो है विशेषता नहीं है। ऑप्शन 2। 8वां प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खाली स्थान को जाता है? पियाजे को, पैलाव को, कोहलबर्ग को, स्किनर को। सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? बताइएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खाली स्थान को जाता है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पियाजे, जीन पियाजे। क्योंकि बच्चा को इन्होंने सक्रिय माना है और वही जो है अपनी समझ का सृजन करते हैं दुनिया के बारे में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 9वां प्रश्न है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। तीसरा है, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। देखिए दोस्तों, कृतिका जो है अपने घर की अपेक्षा विद्यालय में ज़्यादा बातचीत करती है, तो इसका सीधा तात्पर्य यही है कि उसके विचारों को जो है विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसी कारण वह विद्यालय में खुलकर बात करती है। तो ऑप्शन जो चौथा है सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। चौथा। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है हम अभी किसका अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का। तो अपने विद्यार्थियों के जो है क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए एक शिक्षक को। तो यह उद्देश्य किसके साथ संबद्ध है? तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के साथ संबद्ध है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कैसा होता है दोस्तों? बताइएगा, सही उत्तर क्या रहेगा? चारों ऑप्शन देखिए। तो देखिए, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा जो है शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सीखना समृद्ध हो सकता है दोस्तों, सीखना जो है समृद्ध हो सकता है। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट ही, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। देखिए, मतलब एनसीएफ 2005 में जो कथन है कि कक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए दोस्तों, केवल पाठ्य पुस्तक तक ही बच्चों को नहीं सिखाना है, हमें पाठ्य पुस्तक में जो बात लिखी है उसे बाहरी दुनिया से जोड़कर सिखाना है। साथ ही साथ उनके बीच अगर हम अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो वो ज़्यादा सीखते हैं। और साथ ही साथ इसमें शिक्षक एक सुगमकर्ता के रूप में, मार्गदर्शन या परामर्शदाता के रूप में होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? बताइएगा दोस्तों। तो देखिए, ऑप्शन ध्यान से देखिए, इसमें जो पहला कथन है दोस्तों यही निगेटिव है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। मतलब शिक्षा जो संस्थान होता है, क्या वहीं केवल सीखने का मार्ग है या वहीं केवल हमें शिक्षा प्रदान किया जाता है? तो देखिए, कथन गलत है। हम कहीं पर भी सीख सकते हैं और कहीं पर भी हम अधिगम ले सकते हैं। तो ये तो कथन गलत हो गया, तो हमें पूछा ही नहीं है, गलत कथन है, मतलब विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, सीखने की व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। सीखना लक्ष्य उन्मुखी है, ये भी सही है।
अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है, तो ये भी सही है। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, तो देखिए जो 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो दृष्टिबाधित हैं, देख नहीं सकते, तो उनके लिए आपको ये जो है उपागम अपनाना है दोस्तों। याद रखिएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता को, धैर्य और दृढ़ता को, शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता को, या अंततः मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता को। तो देखिए, अगर प्राथमिक स्तर के आप शिक्षक हैं तो आप में होना चाहिए दोस्तों धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन सेकंड जो है सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? तार्किक रूप से दोस्तों वस्तु एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो देखिए दोस्तों, ये अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जिन प्याजे की 4 अवस्थाएं हैं दोस्तों, संविधि पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है ये 11 से ऊपर है दोस्तों। तो जो इसी अवस्था में जो है तर्क करना जो है प्रारंभ कर देता है एक जो है बालक या बालिका। 17 नंबर प्रश्न देखिए, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? आप ऑप्शन देखते चलिए, इसका कौन सा आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न ध्यान से पढ़िए। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, पावलाव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। तो देखिए, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को सबसे अधिक बढ़ावा दिया है गेस्टाल्ट जो सिद्धांतवादी हैं इन्होंने। तो ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? तो देखिए, बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जो है दोस्तों, ये पियाजे, जीन पियाजे द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? जो अपने समान वयस्क के समूह के जो है सक्रिय सदस्य हो जाते हैं दोस्तों। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो सही उत्तर है दोस्तों, अपने समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं किशोरावस्था में। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खालिस्तान भूमिका निभानी चाहिए। तो देखिए, इसका सही उत्तर है दोस्तों अग्रोन्मुखी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतः क्रिया का सिद्धांत। सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये जो सिद्धांत किससे संबंधित हुआ बात? तो निरंतरता के सिद्धांत से। सेकंड जो है सही हो जाएगा दोस्तों। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? कहाँ किया जा सकता है दोस्तों? खेल के मैदान में, विद्यालय में, कक्षा पर्यावरण में, सभागार में या घर में? बताइएगा। 23 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा तरीके से जो है परिभाषित विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए,
निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन ही है जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर से रटना दे दिया गया है और बुद्धिमान बच्चे में जो है रटने का विशेषता नहीं पाया जाता। तो वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, तो ये जो है बुद्धिमान बच्चे की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सेकंड देखिए, जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता होती है तो सही है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है ये भी सही है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है ये भी सही है दोस्तों। तीनों ऑप्शन सही है, बिल्कुल विशेषता है ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए, और जो है पहला नहीं है। 25 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसे माना जाता है? तो देखिए, अभिप्रेरित शिक्षण का या जो शिक्षण जो है अच्छी तरीके से चल रहा है उसका सबसे अच्छा उदाहरण है, मतलब एक उत्तर है दोस्तों कि अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत जो है वो है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगर कक्षा में कोई भी विद्यार्थी प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं दोस्तों, मतलब उनमें जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा जो यहाँ पर दिखाई देता है दोस्तों, वहाँ पर मतलब जो है शिक्षण अच्छी तरीके से हो रहा है, तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना ये अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेतक माना जाता है। 26 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। तो देखिए, ये जो प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर करना ये मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है, बल्कि संगति की आवश्यकता, अनुमोदन एवं सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता ये जो है मनोवैज्ञानिकों से संबंधित है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। इसे याद रखिएगा, आपके हॉस्टल वार्डन के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। व्यापम तरह जो एग्ज़ाम लिया जाता है दोस्तों, उसमें कुछ भी मतलब आपका सिलेबस को पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया है। 10 नंबर जो है हॉस्टल वार्डन का या सीडीपी में जो पूछा जाएगा वो थोड़ा सा इसी प्रकार से प्रश्न का लेवल रहेगा, जिसमें कथन कारण भी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हम प्रश्न के लेवल को बढ़ाएंगे दोस्तों अगले वीडियो में। ज़रूर इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आप भी हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक एग्ज़ाम की। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? तो देखिए, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ये विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। जो अक्षमता के अनुरूप जो है, मतलब आप नहीं जानते हैं तो उसके अनुरूप जो है शिक्षण विधि प्रदान करना, मतलब ताकि वो सीख सके। तो फर्स्ट ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है दोस्तों? तो किस में करता है दोस्तों? तो सही हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम अमूर्त अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें जो है अमूर्त चिंतन करता है, उसका विचार जो है अमूर्त हो जाता है। मूर्त अवस्था में किसी वस्तु को देखकर चिंतन करता है। संवेदी पेशी अवस्था आप देख लीजिएगा एज, इसमें जो है आपका जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिक एरिक्सन, उससे संबंधित हम प्रश्न आगे वीडियो में जरूर कराएंगे। आज के लिए जो है ये लास्ट प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है दोस्तों? जो सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, आपको बताना है। तो प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण करने और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए, अगर आप शिक्षार्थी की जो अंतर्निहित क्षमता है दोस्तों उसका विकास करना है तो उन्हें अवसर प्रदान करना होगा। अगर कोई चित्रकला में अच्छा है तो उसे आगे बढ़ाना चित्रकला में, कोई संगीत में अच्छा है तो संगीत में आगे बढ़ाना, उन्हें मतलब उस क्षेत्र में पोषण प्रदान करना। ये नहीं कि वो चित्रकला में निपुण है लेकिन आप उसे दूसरे क्षेत्र में बढ़ावा दे रहे हैं, ये नहीं दोस्तों। उसका जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में उसे बढ़ावा देना ही सृजनात्मकता का पोषण है। तो उसे बस अवसर आपको उपलब्ध कराना है उस क्षेत्र में। तो सेकंड जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न, आपके हॉस्टल वार्डन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो सी-टेट हो, जितने भी मतलब सीडीपी जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों उसके लिए इम्पॉर्टेंट ही है। क्योंकि 30 प्रश्न में ऐसा होता ही है कि 5-6 प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको समझने में आसानी होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।